हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGVITI में। अभी हम लोग का चल रहा है पेपर 7 और पेपर 7 में जो है शिक्षण विधियां, हम लोग को पढ़ने के लिए क्या है शिक्षण विधियां, जिसमें कि हम लोग अभी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है विज्ञान की शिक्षण विधियां, मतलब विज्ञान शिक्षण विधियां, मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने गणित की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा था। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं शिक्षण विधि का अर्थ। तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य आधार हैं, शिक्षक, विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रम, है ना। मतलब क्या क्या स्टूडेंट होना चाहिए, टीचर होना चाहिए और उसका एक सिलेबस होना चाहिए जो उसको पढ़ना है। ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, परंतु मुख्य स्थान शिक्षार्थी को ही प्राप्त है। मतलब कि इन तीनों में जो सबसे अधिक जो प्रधानता दी जाती है वो किसको है, वो विद्यार्थी को, है ना। प्रधानता है विद्यार्थी के पास, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं। जो कि हमारे जो अभी 2022 में जो NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें भी क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ही बात की गई है। अब देखिए, ये क्या है कि विज्ञान शिक्षण की अनेक विधियां हैं, इनमें से कुछ प्रमुख विधियां हैं, है ना। विज्ञान शिक्षण के लिए कुछ प्रमुख विधियों में से क्या है, 7 का नाम दिया गया है। तो पहला है पाठ्यपुस्तक विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा समस्या विधि, चौथा प्रयोग प्रदर्शन, पांचवा प्रयोगशाला विधि, छठा योजना विधि और सातवां ह्यूरिस्टिक विधि, है ना। तो इन सभी विधियों के विषय में हमने क्या है कि गणित शिक्षण का जो चल रहा था, हमारा गणित शिक्षण विधि का जो क्लास चल रहा था, उसमें सभी विधियों के बारे में, सभी विधियां की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इन सभी के ऊपर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। और जो दोस्त आज नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो इन विधियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए गणित शिक्षण विधि का जो हमारा जो क्लास है उसको जाकर अवश्य देखें। आइए एक बार फिर से इन सभी विधियों के बारे में हम देख लेते हैं कि विज्ञान शिक्षण में इन विधियों का उपयोग किस प्रकार से होता है। तो ये सबसे पहला हमारा जो है पाठ्य पुस्तक विधि अर्थात टेक्स्ट बुक मेथड, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक मेथड्स। इसमें क्या है कि इसमें पाठ्य पुस्तक विधि एक परंपरागत विधि है ना। ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चों को क्या है कि शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें क्या है, शिक्षक इस विधि का भारतीय माध्यमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाई स्कूलों में, जहां पाठ्य पुस्तकों में संपूर्ण पाठ्यक्रम की बात लिखी हुई है, मिल जाती है, शिक्षक इस विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि बहुत पहले से चली आ रही है। इसमें क्या है कि इसमें आप बच्चों की प्रगति को जानते हुए, विद्यार्थियों की प्रगति को जानते हुए शिक्षक क्या करता है, सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते थे। जो विद्यार्थी पाठ को याद करके नहीं सुनाते थे उन्हें दंड दिया जाता था। ये बहुत ही पुरानी विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि। आप इसमें क्या है कि बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और बुक्स में जो आप होमवर्क देते हैं, जो उनको याद करने के लिए देते हैं, वो बाद में टीचर्स उनसे एज ए होमवर्क के तौर पे नेक्स्ट क्लास में उनसे सुनते हैं। अगर वो नहीं सुना पाते तो फिर उनको दंडित किया जाता है। देखिए इसके इसके कुछ गुण क्या है कि यदि पाठ्य पुस्तक तथा सहायक पुस्तकों के प्रयोग एवं प्रदर्शन के द्वारा प्राप्त ज्ञान को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता जाए तो उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्या है कि सहायक जो पुस्तक है और इसका प्रयोग और प्रदर्शन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अगर हम लोग अगर रियल लाइफ में अगर उसको यूज करने लगे या रियल लाइफ में अगर उसको उतार ले तो क्या है कि इसका महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। फिर विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए अभ्यासों को घर में पाठ्य पुस्तक की सहायता से दोहरा सकते हैं, है ना। हमने क्लास में जो भी बच्चों को बताया, आप लोग जो भी बच्चों को बताएंगे, अगर उनके पास अगर पाठ्य पुस्तकें होंगी जो कि उन्हीं से रिलेटेड होंगी तो क्या कर पाएंगे, वो उसको जाके उस चीज को घर पे रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से गृह कार्य दिया जा सकता है, होमवर्क देने में आसानी हो जाती है और बच्चों को उससे होमवर्क करने में भी काफी इजी हो जाता है। उसके बाद गृह कार्य को उच्च समय पर करके करके ले जाना अपना कर्तव्य समझने लगते हैं, इसलिए उनमें उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। देखिए, गृह कार्य देने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को आप ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हो। प्रैक्टिस का क्या है कि प्रैक्टिस तो आप घर पे भी करवा, आप यहाँ क्लास में करवा लोगे, उससे आप जो बताओगे 2-4 प्रश्न के माध्यम से आप प्रैक्टिस उसको क्लास में भी करवा सकते हो। लेकिन क्या है, होमवर्क देने का मतलब होता है कि प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करवा रहे हो उससे, उसको उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ये उत्तरदायित्व की जो भावना है, इसका विकास बच्चों में हम कर रहे हैं। इसके बाद है पुस्तकों में जो गृह कार्य की समस्या हल करने के रूप में दिया जाता है, उसे अच्छी तरह से समझ जाता है। तो बच्चे का क्या होता है, अगर
उसके पास अगर एक मतलब टेक्स्ट बुक होती है तो जो भी आप होमवर्क देते हैं वो क्या है, बुक्स के माध्यम से उस होमवर्क को सही ढंग से वो समझ पाता है। उसके बाद इस प्रकार की समस्या के लिए अनेक सहायक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, जिससे उनमें समस्या का हल करने की रुचि उत्पन्न होती है ना। पाठ्य पुस्तक क्या होता है, पाठ्य पुस्तक की मदद से, इनकी सहायता से क्या करते हैं, पुस्तकों का वो अध्ययन करते हैं, जो भी उनको होमवर्क दिए गए होते हैं उनका वो अध्ययन करते हैं, और समस्या का हल जब उनको पता चल जाता है तो वो उसको करने में क्या है, उनकी रुचि जागृत हो जाती है। फिर है विज्ञान विषय में अनेक ऐसे उपविषय होते हैं जो पाठ्यपुस्तकों में संगठित रूप से लिखे होते हैं, जिन्हें पढ़कर विद्यार्थी क्या है, अच्छी तरह समझने लगते हैं। क्या खुद से जब वो पढ़ते हैं उस विषय वस्तु का, ऐसा हो सकता है कि क्लास में कुछ ऐसे वर्ड्स हो या कुछ ऐसे छोटे से कुछ टॉपिक्स ऐसा रह गया हो जो कि बच्चे सही ढंग से नहीं समझ पाए हो। तो क्या होता है कि बच्चा जब घर पे जाता है और अगर वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है, किसी एक निश्चित बुक से अगर वो पढ़ाया गया होता है, तो क्या है, बच्चे उस टॉपिक को जाके घर पे बुक्स के माध्यम से उसको पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। फिर है, यदि पाठ्य पुस्तक अच्छी प्रकार से लिखी गई हो तथा उसमें स्थान पर विषय के उदाहरणों स्थान पर विषय को उदाहरणों द्वारा समझाया गया हो तो विद्यार्थी उनसे ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। विद्यार्थियों में, है ना, विद्यार्थियों में ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। कब? जैसे कोई भी टॉपिक है जो एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाया गया होता है तब। देखिए इसके कुछ दोष भी हैं, दोष इसके 5-6 दोष दिए गए हैं कि अनेक विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक को रटकर याद करते हैं, है ना। तो ये रटने वाला जो प्रोसेस होता है ये इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट्स है। फिर है, विद्यार्थी यह समझते हैं कि पाठ्य वस्तु को पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है, मतलब कि जो हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, वो क्या है कि टेक्स्ट बुक के मदद से ही पढ़ना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल हम लोगों को जो सिलेबस में दिया जाता है उसको क्या है कि उसको एक्विजिट करने की आवश्यकता होती है, उनको रटने की, या उनको ऐसे सिर्फ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बुक्स के थ्रू ही उनको पढ़ना है ना। फिर वे परीक्षा से कुछ दिन पहले ही उसे पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं, है ना। लोग, बच्चा क्या सोचता है कि भाई बुक है ही, अभी क्या है, अभी पूरा खेल लो, और खेलने के बाद क्या करेंगे कि लास्ट में ऐसा कुछ करेंगे ना कि लास्ट में बुक्स के माध्यम से हम लोग खत्म कर लेंगे, सारा बुक खत्म कर देंगे। फिर चौथा, वे पूरे वर्ष अध्ययनरत न रहकर क्या करते हैं, केवल कुछ पहले ही पढ़ना आरंभ करते हैं। ये भी बहुत बड़ी डिमेरिट है। इससे क्या है कि शिक्षा का जो मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, वो बिल्कुल लगभग समाप्त हो जाता है। फिर विद्यार्थी बिना समझ बूझ के पाठ को याद करके उत्तीर्ण हो जाते हैं, है ना। क्या करते हैं कि विद्यार्थी बिना समझ बूझ के, वो क्या है कि वो सिलेबस को सही ढंग से समझ नहीं पाते, और क्या होता है कि वो उसको रट कर या याद कर कर उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं। उसके तत्पश्चात उनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तथा यदि पुस्तक ठीक प्रकार से नहीं लिखी गई है तो उससे विद्यार्थियों में पाठ्यपुस्तकों के लिए अरुचि उत्पन्न हो जाती है ना। अगर बुक अगर सही ढंग से नहीं लिखा हो तो बच्चे का इंटरेस्ट क्या हो जाता है, घट जाता है, और जिसके कारण वे अच्छे प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो डिपेंडेंसी होती है बच्चे की पाठ्यपुस्तक के ऊपर, अगर बुक अगर सही ढंग का नहीं हो तो फिर क्या होता है, उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत कम हो जाता है। फिर क्या है कि इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि पाठ्यपुस्तक किस प्रकार का होना चाहिए। तो पाठ्यपुस्तक का क्या है, विधि का प्रयोग किया जाए तो शिक्षक को विद्यार्थियों को पाठ याद करने के बाद उनमें वाद विवाद करवाना चाहिए। इससे यह ज्ञात होता है कि हो जाएगा कि विद्यार्थी कौन पाठ को समझता है तथा कौन नहीं। देखिए अगर आप किसी टेक्स्ट बुक के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि पढ़ाने के बाद आप लोगों को विद्यार्थियों के बीच में आपस में किसी उसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्या है कि वाद विवाद करवाना चाहिए, जिससे आपको ये बेहतर तरीके से पता हो जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी जो है चैप्टर को सही ढंग से समझ पा रहा है और कौन सा विद्यार्थी चैप्टर को सही ढंग से नहीं समझ पा रहा है। सेकंड है, वाद विवाद के द्वारा विद्यार्थी अपने कमजोरियों तथा संदेहों को दूर कर लेंगे, है ना। जैसे उनका थोड़ा सा ये डिबेट होगा आपस में, तो जो भी उनके बीच में जो कंफ्यूजन होगा, जो है ना, तो वो सब क्या है, दूर हो जाएगा। शिक्षकों को चाहिए कि वो आवश्यकता अनुसार पाठ्यपुस्तक विधि का प्रयोग करें, मतलब जब जरूरी हो तभी आप पाठ्यपुस्तक का जो ये मेथड है उसका यूज करें, अन्यथा पाठ्यपुस्तक का यूज नहीं करें तो ही अच्छा है। फिर है, विद्यार्थियों को केवल एक पाठ्यपुस्तक न पढ़ाएं बल्कि अन्य अनेक सहायक पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मतलब किसी एक ही बुक के थ्रू बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बीच बीच में कुछ अलग अलग बुक से भी कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ टॉपिक्स को उठा के उनको पढ़ा देना चाहिए। फिर पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग तथा प्रदर्शन के द्वारा प्राप्त ज्ञान की पूर्ति के लिए प्रयोग करें, है ना। पाठ्यपुस्तक का प्रयोग किसके लिए करें, प्रयोग तथा प्रदर्शन के द्वारा प्राप्त ज्ञान की पूर्ति के लिए करना चाहिए। विद्यार्थी को केवल उचित प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित न किया जाए। ये लगभग सेम वही चीजें हैं जो कल हमने
पढ़ाई थी गणित शिक्षण विधियों में, आज भी वही है, पाठ्य पुस्तक विधि में सेम चीजें लिखी है। तो चाहे वो गणित का शिक्षण हो, इतिहास का शिक्षण हो, या फिर ये किसी भी विषय विज्ञान का शिक्षण हो, हर शिक्षण में अगर विधि सेम है तो उसके गुण दोष सेम ही होंगे। तो इस प्रकार से सभी के गुण और दोषों की इतनी व्याख्या न करते हुए हम संक्षेप में चलेंगे, और आप क्या है कि पिछले वीडियो में उसको विस्तार पूर्वक आप देख लीजिएगा, या फिर आप क्या है कि इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक एक करके आप विस्तार से देख सकते हैं। तो चलिए, सेकंड है इसमें व्याख्यान विधि, है ना, लेक्चर मेथड। कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि लेक्चर मेथड में क्या होता है, इसमें कोई भी टॉपिक्स के ऊपर जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ना होता है उसके ऊपर क्या है, टीचर आपको व्याख्यान माध्यम से समझाते हैं, जैसा कि हम आपको समझा रहे हैं। व्याख्यान विधि यह है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसका उपयोग पहले बहुत पहले होता था, व्याख्यान विधि का उपयोग मतलब बहुत बड़े पैमाने पे पहले होता था जब गुरुकुल चला करते थे और लोग गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे, जहाँ की ऋषि मुनि क्या है कि अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, कोई भी, है ना। तो गुरुकुल में ऐसे ही चलता था कि बच्चे क्या है कि सारे बच्चे सामने बैठ जाते थे, और जो भी उस समय बताया जाता है, जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में रामायण हो या महाभारत हो, उस समय की में इसकी चर्चा आती है कि गुरुकुल में जाते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उनके गुरु जो है जो भी बता के, मतलब वहां पे लिखित कुछ नहीं चलता था, लिखने का कार्य नहीं होता था, या फिर ऐसा कुछ ऑडियो विजुअल टाइप कुछ वहां पे इक्विपमेंट्स नहीं था, है ना। जो भी वहां पे गुरु मौखिक रूप से बोलकर बताते थे, विद्यार्थी उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनकर और वहां से डायरेक्ट उनको सीखने का प्रयास करते थे, ठीक है। और उसी समय ये उपनिषद वगैरह जो है सबका निर्माण कहें या विकास कहें, ये सब उसी समय ये सब हुआ है ना। तो ये उस समय व्याख्यान विधि का उपयोग होता था। इसमें विद्यार्थियों को सीधे तौर पे मौखिक तौर पे बैठा के सामने बता दिया जाता है, जो भी ये देना होता है ये स्पीच के माध्यम से सिर्फ होता है। इसका गुण और दोष ये भी कल हमने बताया है। इसके बाद है विज्ञान शिक्षण की विधियों में समस्या विधि, है ना, प्रॉब्लम मेथड। इसकी चर्चा कल हम लोगों ने नहीं की है, तो इसकी चर्चा थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। ये विधि क्या है, आर्मस्ट्रांग के ह्यूरिस्टिक विधि के आधार पर ज्ञात की गई है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि मतलब, ह्यूरिस्टिक विधि को ही अगर आपको कल का क्लास याद हो तो कल हमने इसे एक और नाम से इसको जाना था, वो था अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक विधि को एक और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो अन्वेषण विधि के नाम से। इसके द्वारा क्या है, विद्यार्थियों के सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है ना, प्रॉब्लम पहले रख दिया जाता है विद्यार्थियों के सामने, और जिसका समाधान क्या है विद्यार्थी खुद से अपने जो भी उनके पास नॉलेज होता है उसके लिए करते हैं। तो जो विद्यार्थियों के पास जो पहले से जो ज्ञान मौजूद होता है उसी का यूज करते हुए क्या है उसके समस्या का वो समाधान करते हैं। तो ये हो गया क्या, ह्यूरिस्टिक विधि में कुछ ऐसा ही था, ठीक है। इसके गुण और दोष को थोड़ा देख लेते हैं। तो इस विधि के द्वारा विद्यार्थी जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह करके अथवा क्रिया के द्वारा अपने प्रयास से प्राप्त करते हैं, है ना। इसमें क्या है, कोई भी ज्ञान कैसे मतलब वो प्राप्त करते हैं, या तो क्रिया के द्वारा या प्रयास से, अपने प्रयास से, है ना। इसके बाद विद्यार्थी स्वयं तथ्यों की जांच पड़ताल तथा खोज करते हैं, जिस कारण प्राप्त किया हुआ ज्ञान उनके मस्तिष्क में स्पष्ट हो या दृढ़ हो जाता है। अब सोचिए, जिस चीज का नॉलेज आप खुद की क्रिया के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या है, है ना। तो इसके बाद है, इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों का दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक बन जाता है, और उनमें शिक्षण तथा जिज्ञासा की भावना का विकास होता है, ठीक है। ये जो विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, या इस ह्यूरिस्टिक विधि से पहले इसमें जो समस्या विधि के नाम से इसमें इंगित किया गया है, ये इसमें क्या है, यह विधि विद्यार्थियों के द्वारा क्या है,
विद्यार्थियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने में मदद करती है। फिर इस विधि के प्रयोग द्वारा शिक्षक पूरी कक्षा के संपर्क में आता है ना। अगर प्रॉब्लम समस्या विधि के द्वारा अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब उनको पहले ही प्रॉब्लमेटिक, उनके सामने प्रॉब्लम पहले रख दिया गया है, अब उसके निदान के लिए बालकों को, बच्चों को छोड़ दिया गया, भाई आप इसका अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से आप इसके इन समस्याओं का समाधान करिए। और बीच में हेल्प के लिए शिक्षक होते हैं, ऐसा नहीं कि शिक्षक नहीं है, बीच में शिक्षक होते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन समस्याओं का पूर्ण निवारण करने के लिए नहीं, क्योंकि बच्चा वहां पे खुद ही वहां पे क्या करेगा, अन्वेषण करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और उसके माध्यम से वो ज्ञात करेगा कि किस प्रकार से हमें समस्या का समाधान करना है। फिर यह विधि विषयों को सरल बोधगम्य बनाती है, ठीक है ना। फिर इस विधि में शिक्षक अनेक उपयोगी शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है, एक से अधिक इसमें शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बीच में अब जिस प्रकार की समस्याएं आएंगे उस प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उपयोग इसमें किया जाएगा। फिर यह विधि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को तार्किक बना देती है ना। ये जो विधि है, ये विद्यार्थियों का जो दृष्टिकोण होगा उसको क्या है, लॉजिकल थिंकिंग के लिए क्या करेगा, और मोटिवेट करेगा, उसको ये कर देगा, है ना, उनका डेवलपमेंट करेगा। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। बच्चे अगर प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में क्या है, आत्मविश्वास, है ना, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद यह विधि विद्यार्थियों को पर्याप्त क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करती है। क्या है, यह जो विधि है विद्यार्थियों को पर्याप्त क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करती है, मतलब कि आपको फुल्ली एक्टिव रखने में यह विधि काफी सहायक सिद्ध होती है। इस विधि के कुछ दोष भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स में यह विधि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यर्थ है। अगर छोटे छोटे बच्चों को अगर इस मेथड से अगर पढ़ाया जाए कि पहले उनको प्रॉब्लम दे दिया जाए और वो खुद से सॉल्व करेंगे, तो ये वो करने में छोटे बच्चे कभी भी सक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को के लिए ये बिल्कुल भी अनुपयुक्त हो जाता है। उसके बाद होता है कि विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रिय बैठे रहते हैं तथा शिक्षक सक्रिय रहता है। देखिए शिक्षक इस समस्या का समाधान करवाने के लिए बिल्कुल एक्टिव रहता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ही बच्चे ऐसे हो पाते हैं जो कि इस समस्या विधि के माध्यम से अपने आप को एक्टिव रख पाते हैं, बाकी क्या है स्थिर हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हमसे नहीं होने वाला है, तो वो बिल्कुल शांत बैठ के अपना टाइम पास करने लगते हैं। उसके बाद है इस विधि में विद्यार्थी संपूर्ण कार्य कक्षा में ही कर लेते हैं, है ना, अपना पूरा जो कार्य है वो क्या क्लास में ही कर लेते हैं। उसके बाद इस विधि में तथ्यों को खोजने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। बात सही है, तथ्य को खोजने के लिए भाई अब नए प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो उनके फैक्ट्स को खोजने में विद्यार्थियों का समय अधिक व्यतीत हो जाता है। फिर यह विधि केवल उन विद्यालय में अपनाई जा सकते हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या कम है, जहां स्टूडेंट्स कम हो वहां इस विधि के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। यह विधि क्या है, व्ययपूर्ण है। व्ययपूर्ण का मतलब है कि यह विधि बहुत ही खर्चीला है, ठीक ना, तो ये हर जगह इसका उपयोग नहीं हो सकता। अब ये प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोग प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें क्या है कि यह क्या है, विज्ञान प्रयोग पर आधारित है। अतः विज्ञान शिक्षण में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया जाता है कि छात्र जो कुछ भी सीखे वह प्रयोग के आधार पर सीखे। मतलब बच्चे की इसमें जो भी नॉलेज बच्चे को दी जानी चाहिए वो किस प्रकार से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, है ना, प्रयोग के माध्यम से प्रयोग व्यवस्था की पूर्ति करते हैं। किसी भी अस्पष्ट कथन को प्रयोग प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यदि छात्रों को यह दिखाना है कि धातु को गर्म करने से उनमें प्रसार होता है, मतलब इसमें क्या है, इसमें फुल्ली एक्सपेरिमेंट की ही बात कर रहा है ना, कि अगर बच्चों को कुछ भी अगर सिखाना है, यहाँ पे एक धातु का एग्जांपल दिया गया कि अगर मेटल अगर हीट हो रहा है तो किस प्रकार से हीट हो रहा है, तो उसको क्या है कि उसको प्रयोग करके उसको वो गर्म करके दिखाकर आप उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। इसके देखिए इसके कुछ गुण भी हैं, कुछ मेरिट्स हैं इसके और कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। तो गुणों में आ जाते हैं कि इसे अपनाने से, है ना, ये विधि को अपनाने से क्या होता है, कक्षा का वातावरण सक्रिय और सजग हो जाता है। अब सोचिए, अब अगर आप एक्सपेरिमेंट अगर आप क्लास में ही कर रहे हो, है ना, अगर एक मेटल हो उसको हिट करना है, आप इस पोर्शन पे, आप उसके एक पोर्शन पे अगर आप हिट कर रहे हो तो दूसरा पोर्शन ऑटोमेटिक वो हिट हो जाता है। तो उसमें किस प्रकार से ऊष्मा का संचालन हो रहा है, हिट का किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, आप ये क्लास में करके दिखाओगे तो सारे बच्चे क्या है, जाहिर सी बात है सक्रिय हो जाएंगे, है ना, एक्टिव हो जाएंगे और सारे बच्चे उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। फिर यह विधि छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास करती है ना, बच्चा वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है कि आखिर किस प्रकार से ऐसा हो रहा है, तो उसका डेवलपमेंट होगा, ऑब्जर्वेशन का डेवलपमेंट होगा। फिर अध्यापक तथा छात्र दोनों सक्रिय रहते इसमें। जब तो भाई प्रयोग करवा रहा है तो वो तो सक्रिय रहेगा ही,
और स्टूडेंट भी क्या है, वो भी सक्रिय रहेगा। और उसके बाद है प्रयोग विधि प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने की सबसे सरल विधि है ना। कौन से ज्ञान प्रदान करने की? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने की, है ना। डायरेक्ट नॉलेज देने के लिए क्या है, ये सबसे सरल विधि होता है। फिर यह रोचक, पांचवा है, यह रोचक विधि है तथा छात्रों में प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास करती है। हाँ, जाहिर सी बात है इंटरेस्टिंग मेथड तो होगा ही, चूंकि बच्चा किसी भी समस्या का समाधान क्या है, बिल्कुल अपने नजर के सामने बिल्कुल क्लियरली देख रहा है ना। उसके बारे में सिर्फ सुन नहीं रहा है, किसी भी टॉपिक्स के ऊपर सुनकर उसको समझने का उसकी कल्पना करने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्या है वहां पे पूरे के पूरे एकदम प्रैक्टिकल तौर पे सामने वो देख रहा है। उसके बाद है यह विधि धन और समय, और ये शिक्षक के श्रम की बचत होती है। इसमें क्या होता है, शिक्षक को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बच्चा खुद से करके यहाँ पे प्रयोग करके उसमें सीखने का प्रयत्न कर रहा होता है। उसके बाद यह विधि धन और समय की बचत करती है। ये इस विधि के माध्यम से, अगर प्रैक्टिकल विधि को देखा जाए तो इसके माध्यम से क्या है कि धन की तो बचत होती है और साथ में समय की भी बचत होती है। और इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। यह अतः मनोवैज्ञानिक विधि भी है। देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल और सूक्ष्म के विषय में हमने कल चर्चा किया था, स्थूल क्या होता है और सूक्ष्म क्या होता है। उसके बाद देखिए इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, इसके कुछ दोष हैं। दोष क्या है, कक्षा में जहाँ की छात्रों की संख्या अधिक होती है, यह विधि प्रभावशाली नहीं हो पाती। जैसे देखिए, जहाँ स्टूडेंट्स काफी बड़े संख्या में होंगे, 80, 85, 100 की संख्या में होंगे, तो वहां पे ये विधि क्या है, अनुपयुक्त हो जाएगी। चूंकि आप प्रैक्टिकल करके कितने बच्चों को दिखाइएगा, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड होता है क्लास में, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट मैक्सिमम होता है, 40 मिनट के अंदर आप क्या है कि आप 40, 50, 60 बच्चों को एक साथ वो प्रैक्टिकल करके आप नहीं दिखा सकते। उसके बाद है इस विधि में छात्रों को यंत्रों तथा उपकरणों के प्रयोग का अवसर नहीं मिलता। हर छात्र को क्या है कि यंत्र और उपकरण के प्रयोग का अवसर नहीं मिल पाता है। फिर इस विधि में छात्रों की अपेक्षा अधिक शिक्षक क्रियाशील रहता है इसमें, है ना। प्रैक्टिकल जब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट से ज्यादा क्या है इसमें टीचर एक्टिव होगा। फिर प्रयोग प्रदर्शित करते समय शिक्षक कितना लीन हो सकता है कि उसे ध्यान ही ना रहे कि छात्र प्रयोग को भली भांति समझ रहे हैं अथवा नहीं। प्रैक्टिकल करके अगर बता रहा है कोई टीचर, तो उसको क्या है प्रैक्टिकल में थोड़ा वो क्या होता है, खो सा जाता है या लीन हो जाता है, मतलब पूरा फोकस उसका प्रैक्टिकल के ऊपर होता है। तो क्या है, उधर बच्चे, सारे बच्चे इस पे फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इधर उधर उनका ध्यान है, इस बात का ध्यान वो पूरी तरीके से नहीं रख पाते हैं। फिर यह आवश्यक नहीं कि छात्र प्रयोग के समस्त भाग को ध्यान से देखते या सुनते रहे, अभी अभी हमने बताया। फिर उसके बाद है प्रयोग में समस्त छात्रों का सहयोग नहीं लिया जा सकता। सही बात है कि सभी छात्रों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, सभी छात्रों को सिर्फ देखने और समझने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों की उपेक्षा होती है। सही बात है, उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों की अपेक्षा है। भाई हर छात्र के उसमें अलग अलग कठिनाइयां हो सकती है, अलग अलग समस्याएं हो सकती है, जबकि आप प्रायोगिक तौर पे आप अपने तरीके से उसको बता रहे होते हैं। इसके कुछ सुझाव भी है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में कल हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा था और इसमें कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रयोगशाला विधि क्या है, हमारा अर्थ है प्रयोगशाला विधि से कि छात्रों को किस प्रकार सिखाया जाना चाहिए कि छात्रों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर मिले। छात्रों को इस प्रकार सिखाया जाना चाहिए कि मतलब छात्रों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी विधि से शिक्षा देनी मतलब दी जानी चाहिए जिससे कि क्या है, छात्र स्वयं प्रयोग करके किसी भी चीज को सीखने के लिए उनको अवसर प्राप्त हो सके। यह है प्रयोगशाला विधि। इसके गुण और दोषों की चर्चा कल हम लोगों ने कर दी थी, तो आज तो नहीं देखते हैं। फिर योजना विधि, इसके ऊपर भी कल हम लोगों ने किलपैट्रिक के कथनों का भी विश्लेषण किया था। तो ये योजना विधि जो है, इसमें आप क्या है कि आप पहले से ही आप उस चैप्टर के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आप योजना बनाकर आते हो, आप उसकी प्लानिंग करके प्रोजेक्ट उस पर बना के आते हो। तो क्या है, योजना वह सहृदय स्वदेश कार्य विधि है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरी की जाती है। कोई भी योजना अगर आपको बनाने के लिए दी गई होती है तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या है, प्रोजेक्ट को आप पूरी लगन और परिश्रम के साथ, पूरे फोकस के साथ आप उसको बनाकर आप क्लास के सामने लाते हो और इस माध्यम से आप बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हो। ठीक है, तो ये है योजना विधि। और योजना विधि के कुछ सिद्धांत हैं, क्या क्या है, प्रयोजनता का सिद्धांत है, क्रियाशीलता है, रोचकता है, सामाजिकता, यथार्थता, स्वतंत्रता, उपयोगिता। ठीक है ना, ये सब इसके सिद्धांत है। प्रयोजनता क्या होता है, योजना विधि के कुछ सिद्धांतों में जो प्रयोजनता है, पर्पस है, क्या पर्पस है योजना का, तो योजना का सब प्रयोजन होना अति आवश्यक है। ठीक है ना, इसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होना, पर्पस होना जरूरी है, वरना क्या है
या उद्देश्य इसको बोल सकते हैं। अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा, तो क्या है कि सारी शिक्षा किसी कार्य की नहीं है। ठीक है, बालक के समक्ष जो भी समस्या मूलक कार्य रखा जाए उनका प्रयोजन अवश्य होना चाहिए। जो भी उनको प्रॉब्लम्स दिया जाए उसका कुछ ना कुछ उसका मोटिव अवश्य होना ही चाहिए। फिर है क्रियाशीलता, प्रोडक्टिविटी। योजना विधि का दूसरा आधार क्रियाशीलता है। ठीक है, जो योजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, उसका जो दूसरा आधार है वो क्या है? दूसरा आधार इसमें क्रियाशीलता है। इसमें बालक जो कुछ भी सीखता है वह करके, स्वयं से करके वो सीखता है। क्योंकि खुद से उसने एक प्रोजेक्ट बना लिया होता है, तो उस प्रोजेक्ट में जो भी उसने किया होता है वो खुद से ही किया होता है। उसके बाद रोचकता है ना, क्या है? योजना विधि का जो शिक्षण पद्धति है वो क्या है, उसमें रोचकता भी होती है, इंटरेस्टिंग वो होता है वो विधि। बालक जिस किसी भी समस्या या योजना का हल खोजते हैं वह अत्यंत रुचिपूर्ण होती है ना। बालक जो कि उसको अपने इंटरेस्ट के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट को वो सिलेक्ट किए होते हैं। उसके बाद है सामाजिकता। सामाजिकता में क्या है, आपको जो भी समस्याएं होती है प्रोजेक्ट बनाने के दौरान, तो क्या है कि बालक सोसाइटी से इंटरेक्ट करके उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। इस प्रकार से बच्चा क्या है, सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करता है, तो उनमें सामाजिकता की भावना उत्पन्न होती है या उनका विकास होता है। यथार्थता, एक्यूरेसी। कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपका प्रयास होता है कि ये मोस्ट एक्यूरेट रहे, है ना, इसमें संशोधन की गुंजाइश बहुत कम से कम रहे। तो इस प्रकार से उनमें क्या है, यथार्थता की भावना भी विकसित होती है। उसके बाद है स्वतंत्रता। कोई भी योजना, मतलब कोई प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बच्चा क्या है, अपने हिसाब से वो स्वतंत्र रहता है। किस प्रकार से उस योजना का वो विकास करेगा, किस प्रकार से वो योजना को बनाकर तैयार करेगा, उसके लिए वो स्वतंत्र होता है। फिर है उपयोगिता। देखिए, ज्ञान का वास्तव में लाभ तभी माना जाएगा जब भावी जीवन में उसका उपयोग हो सके। जो प्रोजेक्ट बालक ने बनाया है अगर उसका भावी जीवन में अगर उपयोग हो सके, तभी वो क्या है कि वास्तव में वो लाभकारी हो सकता है। तो उसको ऐसा प्रोजेक्ट ही बनाने की आवश्यकता होती है कि जिसमें क्या है कि वो उसका उपयोग भावी जीवन में कर सके। इसके गुणों और दोषों की चर्चा कल हमने कर ली थी। ह्यूरिस्टिक विधि, अर्थात इसको अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं। अभी अभी हमने ऊपर में इसकी चर्चा भी की। अन्वेषण विधि क्या है? अन्वेषण विधि में क्या होता है कि इसमें भी आपको क्या है, सबसे पहले आपको समस्या दे दी जाती है और उसका आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो, उसका अन्वेषण करते हो। उसके तत्पश्चात इसका क्या है कि ये करते हो, इसका समाधान आप करते हो। इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक, चाहे इस विधि का उपयोग किसी भी सब्जेक्ट में किया जाए, साइंस में किया जाए, आर्ट्स में किया जाए, गणित में किया जाए, हिंदी में किया जाए, सभी में इसका जो उपयोग होगा वो सेम सेंस में ही होगा कि प्रॉब्लम्स आपको दे दी गई है और उसका समाधान आपको स्वयं से करना होता है। तो इस विधि के गुण और दोषों की चर्चा भी हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। विज्ञान शिक्षण के लिए जो कुछ विधियां थी उसमें कुल मिला के लगभग 7 विधियों के विषय में हम लोगों को पढ़ना था, है ना, 7 विधियों के विषय में। और सभी पे हम लोगों ने एक चर्चा कर लिया, एक एक करके सभी विधियों को हम लोगों ने देख लिया है। तो आज का क्लास बस इतना ही। कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो विज्ञान शिक्षण की विधियां हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हो। और नहीं, अगर कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। उसका समाधान करने का हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे। और वीडियो अगर सही लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।